बलोचिस्तान के वसीय और वीरान रेगिस्तान के बीच में एक सुनसान इलाके में एक जवान और दिलकश औरत आयशा एक बड़ी हवेली में रहती थी जो मिट्टी और पत्थर से बनी हुई थी और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। वो कई सालों से तन्हाई की कैदी थी। कोई उसके पास नहीं आता था। रेगिस्तान की सख्त जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और रेत सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, आयशा रेत पर बैठी हुई थी। उसे कदमों की आवाज आई। उसके दिल में अजीब सी धड़कन थी, जैसे सदियों की तन्हाई टूटने वाली हो। वो उठी और देखा कि एक बूढ़ा आदमी गुलाम रसूल रेत पर चलता आ रहा था। उसके हाथ में नारियल का तेल था, एक छोटी बोतल जो उसकी महारत की अलामत थी। आयशा ने पुकारा, इधर आओ, मेरे पास आओ गुलाम रसूल जी। गुलाम रसूल, जो आहिस्ता चल रहा था, आवाज सुनकर सहम गया। फिर वो तेज कदमों से चलने लगा। आयशा खुद को रोक न सकी और उसकी तरफ दौड़ी। वो खामोशी से उसका हाथ पकड़कर रेत के एक टीले पर ले गई। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? आयशा ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। दोनों रेत के उस टीले पर पहुंच गए जहां परिंदे भी कम उड़ते थे। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, तुम मसाज करने वाले हो? गुलाम रसूल ने सर हिलाया और बोला, हाँ। तुम कौन हो? मैं असली मसाज करने वाला हूं। मैं मर्दों को मसाज करता हूं। आयशा ये सुनकर खुश हुई। तो क्या तुम मेरी कमर को मसाज कर सकते हो? गुलाम रसूल घबराकर बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं सिर्फ मर्दों को मसाज करता हूं, तुम तो लड़की हो। आयशा तेजी से उसके सामने बैठ गई और बोली, यहां दर्द हो रहा है, देखो मसाज कर दो, शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। गुलाम रसूल कुछ देर ठहरा रहा, फिर आहिस्ता से झुका और नारियल का तेल लगाकर उसकी कमर पर मसाज शुरू कर दिया। आयशा ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में एक मकसद पोशीदा था। ये उसका पहला कदम था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। गुलाम रसूल उठा, वो मुड़ा और बाहर की तरफ चलने लगा। आयशा घबराकर बोली, इस वक्त कहां जाओगे? आज रात यहीं मेरे साथ रहो। गुलाम रसूल ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। उसने सर हिलाया और आयशा की तरफ देखने लगा। आयशा जवान और बहुत दिलकश थी। वो बस देखता रहा, फिर बेबसी से उसके पास आया और बोला, ठीक है, आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर यहां सोने की जगह कहां है? आयशा मुस्कुराई और बोली, जगह मिल जाएगी, बस मेरे साथ सो जाओ। ये कहकर उसने गुलाम रसूल का हाथ पकड़ा और रेत के टीलों की तरफ चल दी जहां उसकी हवेली थी। गुलाम रसूल हवेली के करीब पहुंचकर बोला, ये हवेली तो बहुत बड़ी है, मगर आसपास वीरानी ही है। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हवेली बड़ी है, मगर ये बलोचिस्तान की जमीन बहुत वसीया है। गुलाम रसूल बोला, क्यों ना हम रेत के टीलों पर सो जाएं? गुलाम रसूल बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आयशा ने फौरन एक चादर रेत के टीले पर बिछाई और बोली, आओ यहां बैठो। गुलाम रसूल चादर पर बैठ गया। आयशा भी करीब बैठ गई। कुछ लम्हों बाद उसने गुलाम रसूल का हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, मसाज का कितना पैसा लेते हो? गुलाम रसूल बोला, जितना तुम दोगे। आयशा ने फिर पूछा, मुझसे कितना लोगे? गुलाम रसूल खामोश रहा, उसने जवाब न दिया। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम किस किस्म का मसाज करते हो? गुलाम रसूल ने सादा लहजे में कहा, जो मैं चाहूं। आयशा थोड़ी मुस्कुराई। वो उठी, हवेली के अंदर गई और लकड़ियों का चूल्हा जला लिया। फिर 2 रोटियां और दाल गरम की। एक समोसा भी तला और गुलाम रसूल के सामने रख दिया। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? आयशा ने नरमी से कहा, यहां बहुत ठंड है, ये खाओ, तुम्हें फायदा होगा। गुलाम रसूल ने तजस्सुस से उसे देखा, मगर वो खामोश रहा। उसने एक रोटी और दाल खाई और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? आयशा बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है। गुलाम रसूल गहरी सोच में पड़ गया। आयशा का असल राज क्या है? गुलाम रसूल उसी चादर पर लेट गया। आयशा भी उसी चादर पर लेट गई। दोनों सो गए। सुबह हुई। जब आयशा उठी तो गुलाम रसूल भी गहरी नींद में था। वो एक रेत के टीले पर बैठ गई और उसकी बाजू पकड़ ली। अचानक वो चीखने लगी, मेरा बाजू, मेरा बाजू।
गुलाम रसूल घबरा कर उठा। आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया। आयशा बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो देखो। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि गुलाम रसूल के पांव तेज हो गए। जैसे ही वो करीब आया, वो टीले पर बैठ गया और पूछा, कहां दर्द हो रहा है? यहां। उसने आहिस्ता से उसके बाजू को छुआ। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, हां, यही जगह है। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे गुलाम रसूल की उंगलियों ने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया हो। गुलाम रसूल ने नारियल का तेल बाजू पर लगाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों है, जैसे कई सालों से किसी ने तुम्हारी देखभाल न की हो। आयशा की आवाज नर्म हो गई। क्या कभी किसी ने मेरी देखभाल की है? फिर वो मुस्कुराई और बोली, मगर तुम तो मेरी देखभाल कर सकते हो ना। अचानक आयशा उठी और रेत के टीले के पीछे चली गई। गुलाम रसूल हैरान होकर उसके पीछे दौड़ा। जब वो पहुंचा तो देखा कि आयशा एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी बैठी है। गुलाम रसूल उसे ढूंढता रहा। फिर उसकी नजरें पत्थर के पीछे रुक गईं, जहां आयशा छुपी थी। वो दौड़कर बोला, अब यहां क्यों बैठी हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। गुलाम रसूल हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब? आयशा ने कुछ सोचा, फिर बोली, बैठो। गुलाम रसूल अलजन में था मगर बैठ गया। आयशा ने नीची निगाह की और पूछा, तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? गुलाम रसूल हिचकिचाया और बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? आयशा ने मुंह फेर लिया। फिर आयशा उठी और बोली, चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूं। तुम मेरे पहले मेहमान हो। गुलाम रसूल चौंक कर बोला, क्या बात है? आयशा शरारत से मुस्कुराई। खामोश रहो, इंतजार करो, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दोनों हवेली की तरफ चल दिए। हवेली के रेत के टीलों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। आयशा ने चूल्हा जलाया और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। गुलाम रसूल चौंक कर पूछा, ये कहां से आया? आयशा मुड़ी और बोली, क्या तुमसे पहले कोई आया था? यहां एक छोटी गलतफहमी हुई। गुलाम रसूल ने सोचा कि कोई और आया था, हालांकि आयशा ने वो गोश्त पहले ही शिकार करके छुपाया हुआ था। गुलाम रसूल चौंक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर वो कहां गया? आयशा मुस्कुराई और बोली, रेत के टीलों के नीचे दफन हो गया। बहुत पहले की बात है। गुलाम रसूल खामोश हो गया। दिल में शक पैदा हुआ। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने रोटी, दाल और बोटी खाई। शाम हो रही थी। रेगिस्तान में ठंड बढ़ रही थी। वो चलने लगे। आयशा ने गुलाम रसूल का हाथ पकड़ा और उसे रेत के टीलों पर ले गई। वो ऊपर पहुंचकर बैठ गए। आयशा ने सर पकड़कर कहा, आज मेरे लिए कुछ करोगे? गुलाम रसूल ने धीमी आवाज में पूछा, बताओ क्या चाहती हो? आयशा बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, सर का मसाज कर दो। गुलाम रसूल ने कुछ सोचा, फिर बोला, इससे तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारा सारा दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। उसने सर का मसाज किया। कुछ देर बाद वो हवेली वापस आए। आयशा ने लकड़ियां ठीक की और हवेली के बाहर आग जलाई। वो आग के पास बैठ गए। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? गुलाम रसूल कुछ कहने ही वाला था। आयशा बोली, फिक्र न करो, गम न करो, मैं तुम्हारे लिए हूं। गुलाम रसूल ये सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। वो कुछ देर आग के पास बैठा रहा, फिर रेत पर लेटकर सो गया। सुबह हुई। आयशा उठी और रेत के टीलों की तरफ गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वो दायरे में बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी तब मेरा बिस्तर था। गुलाम रसूल यहां उठा। जब उसे आयशा न मिली तो वो टीले की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि आयशा दायरे के अंदर बैठी है। वो करीब आया और बोला, तुम्हें क्या हुआ? यहां क्यों बैठी हो? आयशा बोली, कुछ नहीं, बस यहां आ गई। मेरे पांव में थोड़ा दर्द है। गुलाम रसूल ने उसका पांव उठाया और हवेली में ले आया। वो अंदर गया और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है? और तुम रेत के टीले पर क्यों जाती हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी सजा है और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूं। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, मेरे लिए? आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर वो कुछ न बोली और हवेली से निकल गई।
दोपहर हुई। आयशा ने चावल, दाल और सब्जी बनाई और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी थी। गुलाम रसूल मुस्कुराकर पूछा, तुमने ज्यादा खाया? आयशा ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ खाना पसंद है। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी लगती हो, कभी इस तरह मुस्कुराती हो। अगले दिन आयशा मुस्कुराकर बोली, कभी भूख नहीं लगती, कभी लगती है। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, तुम्हारी बातें अजीब लगती हैं, तुम क्या कहना चाहती हो? आयशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस बताओ, आज रात यहीं रहोगे? गुलाम रसूल बोला, तुम रोज ये पूछती हो और मैं रहता हूं, जब तक तुम रहोगी मैं भी रहूंगा। आयशा ने नीची निगाह की और बोली, शायद अब तुम्हें चले जाना बेहतर है। गुलाम रसूल कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, फिर वही दर्द वापस आ जाएगा। गुलाम रसूल चौंक कर बोला, आज दर्द कहां है? आयशा ने जवाब दिया, दिल में। चलो, मैं तुम्हें बहुत सी जगहें दिखाती हूं जो तुमने शायद पहले न देखी हो। गुलाम रसूल ने पूछा, कहां? आयशा बोली, मरुभूमि के दूसरी तरफ एक छोटा घर है। दोनों उस तरफ चल दिए। गुलाम रसूल ने घर में झांका और बोला, यहां तो अंधेरा है। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए मुझे पसंद है, न चेहरा न आवाज। गुलाम रसूल ने पूछा, ये घर तुम्हारा है? आयशा ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी मां का है। गुलाम रसूल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। आयशा मुस्कुराई और सर उसके कंधे पर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से आती हैं। गुलाम रसूल बोला, क्या तुम मुझे बदल रही हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह हुई। आयशा खामोश थी। वो उठी और रेत की झोली पर बैठ गई। वो वहां गई जहां गोल दायरा था। वो रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। गुलाम रसूल उसके पास आता रहा, मगर वो आयशा से न मिलता। वो घबरा गया और बाहर निकलकर रेत के दायरे की तरफ चला गया। वो करीब आया और बोला, हर सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह खामोश है, क्या तुम अपनी आवाज को खामोशी में सुन सकते हो? फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब दर्द है। देखो, कल कमर में था, आज कंधे में। गुलाम रसूल मुस्कुराया और बोला, यह दर्द कब खत्म होगा? उसने हाथ आयशा के कंधे पर रखा और मसाज शुरू कर दिया। थोड़ा नीचे यहां। हाँ, यह जगह ठंडी लग रही है, यहां क्या मसला है? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, जिस्म में कोई दर्द नहीं। गुलाम रसूल खामोश रहा और हाथ हिलाता रहा। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ रुक जाता है। तुम बस छूते हो, मगर असर क्यों होता है? गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, शायद तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। आयशा खामोश रही। गुलाम रसूल कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी जबान न चली। आयशा बोली, आज मैं तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। वो रेत के दायरे के दूसरी तरफ गई। वहां एक पतला तना था और पीछे से एक पुरानी नहर बह रही थी, जहां से ठंडा पानी लस्सी की तरह बह रहा था। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, तुमने ये जगह पहले क्यों ना दिखाई? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अंदर बहने की हिम्मत रखते हो। गुलाम रसूल बोला, आज तुम मुख्तलिफ लग रही हो। आयशा बोली, क्या तुम रोज एक जैसे रहते हो? मैं रोज नई बनने की कोशिश करती हूं, मगर अब भी वही पुरानी हूं। गुलाम रसूल ने धीमी आवाज में पूछा, और वो कौन थी? आयशा ने आंखें ढांप लीं। वो खुद से नफरत करती थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर गुलाम रसूल ने नरमी से कहा, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, शायद वो इंतजार कर रही है। गुलाम रसूल बोला, किसका इंतजार? आयशा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अगले दिन आयशा खामोशी से उठी और गहरे रेत के दायरे में बैठ गई। वो दुआ मांगने लगी, मैं अपने गुनाहों की तौबा करती हूं। इस दौरान गुलाम रसूल वहां आ गया और उसकी बात सुन ली। वो कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने 1 साल पहले एक दूसरी औरत में देखी थी। आयशा चौंक कर बोली, किस में?
गुलाम रसूल ने धीमी आवाज में कहा। वो एक औरत थी, खूबसूरत थी, मगर दिल बहुत नर्म था। वो बिल्कुल तुम जैसी नजर आती थी। आयशा ने आंखें छुपाने की कोशिश की, मगर गुलाम रसूल की नजरों से बच न सकी। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूं तुम कुछ छुपा रहे हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम सब कुछ बताने को तैयार ना हो जाओ। इस लम्हे आसमान पर बिजली गिरी और आयशा कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। आयशा ने धीमी आवाज में कहा। वो चली गई और मैं उसकी वापसी के सालों इंतजार करती रही। आयशा की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कांपते होंठों से बोली, अगर वो औरत वापस आ जाए तो क्या होगा? गुलाम रसूल ने नरमी से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस चाहता हूं कि वो मेरे साथ खुश रहे। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं वो औरत हूं तो गुलाम रसूल गूंगा हो गया, जैसे उसका दम घुट रहा हो। आयशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जो तुम्हें सालों पहले छोड़कर चली गई थी। गुलाम रसूल की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी आयशा हो? आयशा ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वो जो तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। हवा रुक गई जैसे कोई राज खुल रहा हो। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम माफ ना करोगे। गुलाम रसूल ने उसका कांपता हाथ पकड़ लिया। आयशा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी। ये ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया, मगर उसका दिल और जिस्म सुकून में था। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया और रेगिस्तान की रेत पर एक नई सुबह शुरू हुई।